इतना सब होने के बावजूद पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। भले ही उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन उसने इस दौरान अपने शरीर की ऊर्जा का इस्तेमाल किया, जिससे जाल के कुछ हिस्से टूट गए। पर तभी धीरज ने ऊंची आवाज में कहा, सूत्र विस्तार। और इस बार जाल और भी तेजी से फैला और पहले से ज्यादा मजबूत होकर उसने नरभक्षी को जकड़ लिया। इसके साथ ही धीरज भी आगे बढ़ा और उसने सूत्र प्रहार नाम की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए नरभक्षी पर लगातार वार करना शुरू कर दिया। अचानक उसके हाथों से निकलते हुए ऊर्जा के धागे अब धारदार हथियारों में बदल गए थे। जैसे ही वो नरभक्षी के शरीर से टकराए तो वो दर्द से करहाने लगे। उसके शरीर में छोटे छोटे छेद होते चले जा रहे थे। अब तुम्हारा खेल खत्म, धीरज ने कहा। और फिर जैसे ही उसने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए तो उसके हाथ में एक भाला प्रकट हो गया। सूत्र विनाशक भाला, धीरज ने कहा और सीधा नरभक्षी के सीने पर हमला कर दिया। अचानक उस भाले की नोक सीधे नरभक्षी के सीने के पार हो गई। नरभक्षी को खुद को बचाने का मौका ही नहीं मिल पाया। पल भर में उसका खेल खत्म हो गया। उसने वही जमीन पर दम तोड़ दिया। वो भाला उसके सीने से निकला और वापस धीरज के हाथों में आकर रुक गया। कुछ पल के लिए अब सब कुछ थम सा गया था। धीरज ने अकेले उस विशाल नरभक्षी का अंत कर दिया था और फिर धीरे धीरे उसकी आंखों की चमक गायब होने लगी। शरीर वापस सामान्य हुआ और उसने हैरानी से खुद को देखते हुए कहा, मैंने कर दिखाया, मैं एक नए लेवल पर पहुंच गया। धीरज ये कहते हुए बहुत खुश लग रहा था। आज उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इतने सालों से वो जिस बात को लेकर परेशान था वो आज चुटकियों में खत्म हो चुकी थी। अंबर की वजह से धीरज एक नए मुकाम पर पहुंच गया था। वो तेजी से अंबर की तरफ भागा और उसने उसे गले लगाना चाहा, लेकिन तभी पार्थ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने फौरन धीरज को गले से लगा लिया और बोला, बधाई हो धीरज, तुम एक नए लेवल पर पहुंच गए। ये सुनकर धीरज बहुत खुश हुआ और फिर उसने अंबर की तरफ देखते हुए कहा, शुक्रिया राजकुमारी अंबर, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। और फिर इतना कहकर धीरज ने एक नजर अपने पिता की तरफ देखा तो उसकी आंखें भर आई। वही उसके पिता की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने इस दिन के लिए न जाने कितनी रातें कितने दिन गिनकर काटे थे। धीरज हस्तिनापुर का राजकुमार था और कई सालों से उसकी ताकत में कोई बदलाव ही नहीं आ रहा था, जबकि उसके पिता चाहते थे कि उसकी ताकत एक नए लेवल पर पहुंचे और वो राजगद्दी संभाले। वक्त के साथ आम योद्धा भी धीरज से आगे निकल चुके थे। आए दिन उसकी पीठ पीछे लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब सब ठीक हो गया था। धीरज फौरन अपने पिता के गले लग गया और तभी धीरज के पिता ने पृथ्वीराज से कहा, पृथ्वीराज, अब समझ आया कि तुमने अंबर के बदले में जमीन लेने से मना क्यों कर दिया, लेकिन फिर भी मैं इस एहसान के बदले तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। जब भी हस्तिनापुर आओगे तो इस अंबर को जरूर साथ लाना। वहाँ की आधी जमीन अब अंबर के नाम है। ये सुनते ही अंबर के रोंगटे खड़े हो गए। कोई नहीं जानता था कि वो कोई राजकुमारी नहीं बल्कि खिमसर गांव की एक साधारण लड़की है। पृथ्वीराज ने जब ये बात सुनी तो वो मुस्कुराते हुए बोला, इस तोहफे के लिए शुक्रिया, पर अंबर खिमसर गांव में ही रहने वाली है तो उसे वहाँ की जमीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वादा करता हूँ अंबर को हस्तिनापुर जरूर लाऊंगा वक्त आने पर। पृथ्वीराज ने मन ही मन सोच लिया था कि शादी के बाद वो अंबर को धीरज और उसके पिता से मिलवाने जरूर ले जाएंगे। सब लोग खुश लग रहे थे, सबके चेहरे खिले हुए थे। धीरज अब एक नए लेवल पर पहुंच चुका था, लेकिन अब तक किसी को भी जादुई बीज नहीं मिल पाया था। इसलिए एक बार फिर वो सभी एक दूसरे को अलविदा कहकर अलग अलग दिशा में आगे बढ़ने लगे। नए रास्ते और नई चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थी और शायद अगला खतरा भी उनका इंतजार कर रहा था। इसके साथ ही आसमान का रंग भी बदलने लगा था। धीरे धीरे उस जगह पर अंधेरा होने लगा तो अंबर और उसके साथियों ने एक सुरक्षित जगह देखकर वहां अपना टेंट लगा लिया। आज रात वो यही रुककर आराम करने वाले थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और सभी गहरी नींद में सो गए। अंबर लगातार करवटें बदलती जा रही थी। उसे ठीक से नींद ही नहीं आ रही थी। वो बस दिव्य तारे के टुकड़े के बारे में ही सोचती रही और फिर बेचैन होकर टेंट से बाहर निकल आई। वो दोबारा चोरी छुपे कहीं जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वही खड़े होकर आसपास देखने लगी और बोली, आखिर दिव्य तारे का टुकड़ा कहाँ हो सकता है। वो लगातार खुद से ये सवाल कर रही थी, पर पहली बार उसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। सवाल का जवाब ना मिल पाने की वजह से वो परेशान होकर वही टहलने लगी। तभी घने अंधेरे में उसे अजीब सी सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर वो फौरन चौकन्ना हो गई। उसने दूर निगाह दौड़ाई तो वहां उसे झाड़ियों में हलचल सी होती दिखाई दी। लगता है वहां कोई है, उसने धीमी आवाज में कहा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो उस चीज के नजदीक जा रही थी वैसे वैसे हलचल भी बढ़ती चली जा रही थी। लगता है वहां कोई खतरनाक जीव है, अंबर ने कहा। अंबर ने अपनी आंखों की शक्ति से उन झाड़ियों के आर पार देखने की कोशिश की, पर वो नाकाम रही। लेकिन उसे इतना मालूम पड़ गया था कि वहां कुछ तो है, इसलिए उसने दूर रहकर हमला करने का फैसला किया। उसने अपना एक तीर निकाला और बिना देर किए उसे पूरी ताकत के साथ झाड़ियों की तरफ फेंक दिया। हवा को चीरता हुआ वो तीर जैसे ही झाड़ियों के दूसरी ओर पहुंचा तो वहां से एक आवाज आई, आह! अंबर ने जैसी वो आवाज सुनी तो दंग रह गई। आवाज किसी जानवर की नहीं बल्कि किसी लड़के की थी। आवाज सुनकर अंबर फौरन झाड़ियों की तरफ भागी और जब उसने अपनी आंखों के सामने का नजारा देखा तो उसके होश उड़ गए। एक नौजवान हट्टा कट्टा और देखने में बेहद खूबसूरत राजकुमार जमीन पर पड़ा हुआ था और लगातार दर्द से करहा रहा था, क्योंकि अंबर का तीर उसके कंधे में आकर धंस चुका था। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर अंबर बहुत घबरा गई और बोली, माफ करना, मुझे लगा झाड़ियों में कोई जानवर है। उसकी मीठी सी आवाज सुनकर जैसे उस राजकुमार ने अंबर की तरफ देखा तो वो हैरानी से उसे देखने लगा। अंबर का चेहरा देखते ही वो अपनी जगह पर जैसे जम सा गया। उसने कुछ देर तक पलकें नहीं झपकाई तो अंबर घबराते हुए बोली, राजकुमार, मुझे माफ करना।
फिर वो हड़बड़ाते हुए उस राजकुमार के नजदीक आई। इस वक्त वो शाही कपड़ों में था। उसकी पोशाक बिल्कुल राजसी थी। वो देखने में बेहद आकर्षक था और उसके चेहरे पर मासूमियत साफ झलक रही थी। उसे ध्यान से देखकर अंबर पल भर में समझ गई थी कि वो उसके लिए खतरा नहीं है। उसने अनजाने में एक राजकुमार को घायल कर दिया था, इसलिए उसने फौरन अपना बैग खोला और उसमें से कुछ जड़ी बूटियां निकालकर उन्हें अपने हाथों पर मलने लगी। धीरे धीरे उनसे निकलते रस को उसने राजकुमार के कंधे पर लगाया और अपने तीर को पकड़कर धीमी आवाज में बोली, थोड़ा दर्द होगा राजकुमार, लेकिन तीर नहीं निकला तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ये सुनकर राजकुमार ने हामी में सिर हिला दिया और अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बांध ली। उसने आंखें बंद कर ली थी। तभी अंबर ने धीरे धीरे तीर को निकालना शुरू कर दिया। वो कुछ देर तक यूं ही बैठा रहा। तभी उसे अंबर की आवाज सुनाई दी, तीर निकल चुका है राजकुमार, और मैंने दवा भी लगा दी है। मुझे माफ करना, मुझे लगा कि यहाँ पर खतरा है और हम पर हमला हो सकता है। ये सुनते ही राजकुमार ने हैरानी से कहा, तुमने तीर निकाल भी दिया और दवा मरहम पट्टी भी कर दी? सुनकर अंबर ने फौरन हाँ में सिर हिला दिया और फिर इससे पहले कि राजकुमार कुछ कह पाता, अंबर माफी मांगकर वहां से चली गई। वही वो राजकुमार अंबर को जाते हुए देखकर बोला, रुको, मेरी बात तो सुनो। वो किसी नई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी। उसने अपने किए का भुगतान कर दिया था। वो जानती थी कि राजकुमार का जख्म जल्दी भर जाएगा, पर उस राजकुमार का ध्यान अपनी चोट से ज्यादा अंबर पर था। आखिर है कौन ये? इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। राजकुमार ने कहा। कुछ पल के लिए ऐसा लगा मानो जैसे वो पहली ही मुलाकात में अंबर को अपना दिल दे बैठा। वो अंबर के बारे में और जानना चाहता था। उसका नाम, पता, वो कौन से राज्य से है, उसे सब जानना था। वो झाड़ियों से बाहर आया इस उम्मीद में कि उसे अंबर दिख जाएगी, पर वो वहां से गायब हो चुकी थी। इसलिए राजकुमार वापस दूर अपने टेंट में चला गया, लेकिन रात को सोते हुए भी उसकी आंखों के सामने बस अंबर का ही चेहरा घूमता रहा। वही धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। अंबर वापस टेंट में आकर सो गई। वो बेचैन थी, लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो वो सब एक नए सफर के लिए निकल पड़े। अब वो लोग ड्रैगन के विशाल जबड़ों के अंदर गहराई तक उतरते हुए एक अनजान जगह पहुंच चुके थे, जहाँ रोशनी लगभग खत्म होती जा रही थी। ऊपर कहीं बहुत दूर बस हल्की लाल चमक छन कर नीचे आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धड़कता हुआ सूरज उनके ऊपर सांस ले रहा हो। हवा भारी थी और उसमें गर्म और अजीब सी गंध भरी हुई थी, जैसे राख और पुराने खून की मिलावट हो। अंबर, पृथ्वीराज और पार धीरे धीरे हर दिशा में नजर रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। अंबर इस वक्त सबसे आगे थी, क्योंकि दिव्य तारे के टुकड़े को ढूंढने की उसकी बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। उसकी आंखें हर छोटी से छोटी चीज को स्कैन कर रही थी। वही पार्थ उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसके हाथ ड्रैगन की मोटी चमड़ी, जो इस वक्त दीवार जैसी लग रही थी, उसे छूकर गुजर रहे थे। यहाँ हर चीज कितनी अलग है ना। समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक ड्रैगन के अंदर इतनी बड़ी दुनिया कैसे समा सकती है, पार्थ ने कहा। ये सुनते ही पृथ्वीराज झट से बोला, ये सब उस जादुई बीज की वजह से हुआ है। सबकी नजरें जादुई बीज पर थी, पर कोई उसे ढूंढ ही नहीं पा रहा था। तभी अचानक अंबर को दूर अजीब सी हलचल होती दिखाई दी। उसने झट से कहा, वह क्या है? तो सबकी नजरें उस दिशा में टिक गई। इससे पहले कि वो लोग आगे बढ़ पाते, एक छोटा सा पत्थर न जाने कहां से उनके सामने आ गिरा। संभल कर, अंबर ने पार्थ को पीछे खींचते हुए कहा। तभी वहां एक हंसी गूंजी, हल्की, खिलखिलाती, मासूमियत से भरी। उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। सब हैरान थे, आखिर वहां कोई छोटा बच्चा कहां से आया होगा। ये सोचकर सभी के मन में सवाल उठने लगे कि तभी एक छोटा सा जीव अचानक उनके सामने प्रकट हुआ। वो मुश्किल से अंबर के घुटनों तक आ रहा होगा। उसका शरीर गोल था, मानो जैसे कोई रुई का गोला हो, लेकिन उसकी त्वचा हल्की चमक रही थी, नीले और हरे रंग के बीच बदलती हुई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अंबर और उसके साथियों को ही निहार रही थी। इन आंखों में शरारत की एक अजीब सी चमक थी और उसके कान बिल्कुल पत्तों जैसे थे। अरे वाह! उस जीव ने दोनों हाथों की ताली बजाई और फिर आगे बोला, इतने सारे लोग। अचानक उसके पत्ते जैसे कान हिलने लगे, जो कि बोलते हुए हर समय ऐसे ही हिलते रहते थे। उसे देखकर पृथ्वीराज ने फौरन तलवार निकाली और रौबदार आवाज में कहा, कौन हो तुम? तो वो छोटा सा जीव बिना डरे उछलते हुए पृथ्वीराज के पास आया और अपनी छाती पर हाथ रखते हुए आगे बोला, मैं हूँ टिंकू। ये सुनकर तोबी ने अंबर की तरफ देखा और कहा, अंबर, ये अजीब नहीं है? पर अंबर ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो टिंकू को बड़े ध्यान से देख रही थी। टिंकू की आवाज बिल्कुल इंसानों जैसी थी, पर वो कोई इंसान नहीं था। वो बड़ा ही अतरंगी और अजीब सा जीव था। इसी बीच टिंकू ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोला, तुम सब यहाँ नए हो या खो गए हो? ये सुनकर पार्थ ने सवाल किया, क्या तुम यहाँ रहते हो? इस पर टिंकू ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, हाँ, ये मेरा घर है। मैं यहाँ का हर रास्ता जानता हूँ, हर मोड़, हर गड्ढा और हर रहस्य भी। इतना कहते हुए टिंकू के चेहरे पर खुराफाती सी मुस्कुराहट थी। पर जब उन लोगों ने टिंकू की बात सुनी तो पृथ्वीराज की आंखों में चमक से आ गई। तो क्या तुम हमें? पृथ्वीराज ने शब्द कहे ही थे कि तभी टिंकू झट से बोल पड़ा, तुम जिस चीज की तलाश में हो उसका रास्ता मुझे मालूम है। न जाने अब आगे क्या होगा। आखिर कौन था ये टिंकू, और क्या उसे सचमुच मालूम था कि पृथ्वीराज और बाकी लोग क्या ढूंढ रहे हैं? क्या टिंकू उनके लिए उम्मीद की नई किरण बनकर आया था? क्या वो उन लोगों को जादुई बीज के करीब पहुंचा सकता था? आखिर कहा था वो जादुई बीज। कैसा होगा अंबर का ये सफर? क्या वो ढूंढ पाएगी दिव्य तारे के टुकड़े को? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए अंबर अस्त्र, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम।